सेमेस्टर थर्ड में है। This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे आज की क्लास की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं जो वीडियो के प्रसारित होने पर इसको देखेंगे और सुनेंगे। हमारे बीच में आभा जैन जी ने ज्वाइन किया हुआ है, वो सेमेस्टर 3 की हमारे स्टूडेंट भी हैं और सीनियर थेरेपिस्ट भी हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे ज्वाइन करेंगे, इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकार सर के हिमणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकार सर के सपने हैं कुछ,
और उनके कुछ मोटो भी है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 3 के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और हम लोगों ने अभी बीएचपी पर कल चर्चा किया था। बीएचपी में चैप्टर 11 है, वहां पर 11, 12, 13, 14 ये हमारे 3-4 चैप्टर्स हैं जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग चैप्टर 11 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम लोग लोकोमोटर सिस्टम बोलते हैं, और उसी के आगे हमारा नर्वस सिस्टम भी हो जाएगा। तो लोकोमोटर सिस्टम पे हम लोग एक क्लास हो चुकी है, तिवारी जी ने कल उस क्लास को कंडक्ट किया था और आज पुनः उन्हीं का स्वागत है और हम लोग उन्हीं को क्लास हैंड ओवर कर रहे हैं। श्री तिवारी जी। प्रणाम सर, साथियों को भी प्रणाम। जैसा आपने कहा, हम लोग लोकोमोटर सिस्टम का आगे की तरफ पढ़ने की प्रक्रिया शुरू। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। स्क्रीन विजुअल है? विजुअल हो गई? हाँ विजुअल है सर। यस। तो कल हम लोगों ने कुछ पढ़ने का प्रयास किया था, तो उसके आगे हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोगों ने मसल्स, स्केलेटन मसल्स की स्पेशली बात की थी, बाकी तो मसल्स सारी हैं तो अलग अलग कार्डिक मसल्स सही है। तो ये जो मसल है, इसकी कल हम लोगों ने चर्चा किया था जो कि कंट्रैक्शन के आधार पर 2 तरह की होगी, और वो एक टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 रेड मसल्स बोलेंगे, जिनमें डायमीटर कम होता है और कंट्रैक्शन कैपेसिटी कम होती है। दूसरा है टाइप 2, जिनमें कंट्रैक्शन ज्यादा होता है और डायमीटर भी ज्यादा होता है। तो इसको अगर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो जैसे आंख की जो मसल्स हैं वो आप देखेंगे, दूर देखेंगे तो एक्सपेंड हो जाती है, नजदीक देखेंगे तो वो काफी कंट्रैक्ट हो जाती है। उसी तरह अगर कम डायमीटर की बात करेंगे तो हमारे पीठ पे जो मसल्स है वो उनमें कंट्रैक्शन कम होता है, डायमीटर में। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि जो ये मसल्स है, इनकी कंपोजिशन क्या, किन चीजों से मिलके बना है। तो जो इसमें जो जल की मात्रा है वो 75% है और सॉलिड एलिमेंट 25% है। मसल्स के कंपोजिशन में जल 75% और सॉलिड एलिमेंट 25%। सॉलिड में भी अगर 2 इसकी बात करें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक, तो अकार्बनिक 1 to 1.5% है, अकार्बनिक, और कार्बनिक 23.5 to 24% है, यानी कार्बनिक की परसेंटेज ज्यादा है। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन, और ये क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट है। प्रोटीन 20% है, फैट 0.2% है, कार्बोहाइड्रेट 1% है। नाइट्रोजन युक्त तत्व एटीपी, एडीपी और एमपी ये उपलब्ध है। क्रिएटिन है, फास्फेट, क्रिएटिन फास्फेट, पिगमेंट में मायोग्लोबिन है, साइटोक्रोम है, एंजाइम है, कोएंजाइम और लैक्टिक, ये सारे तत्व इसमें इन चीजों से मिलके बना है ये जो मसल्स है। तो मुख्य रूप से हमें ये याद रखना है कि किन किन चीजों से बना है। तो इसमें देखिए प्रोटीन की मात्रा 20% है, जो हायर है। अगर कार्बनिक की बात करें तो 20% प्रोटीन है, बाकी 25% जल है। फैट मिनिमम है 0.2% है, कार्बोहाइड्रेट भी 1% है। तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट देखेंगे तो 20% फैट, 0.2 और कार्बोहाइड्रेट, मैंने इसमें फैट की मात्रा कम है और बाकी तत्व है। ये जो स्केलेटन मसल, स्केलेटन मसल्स मैंने वो मसल जो बोन्स के साथ टेंडन से जुड़ी हुई है, स्केलेटन मसल। इन मसल की क्या प्रॉपर्टी, एक तो हम लोगों ने देखा कि किस किन चीजों से बनी होगी, दूसरा इन जो मसल से इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो ये प्रॉपर्टी बोलता है एक्साइटेबिलिटी, उत्तेजिता। इनमें एक प्रॉपर्टी होगी कि करंट में जो वोल्टेज डिफरेंस है ये इनमें हो, मतलब ये मसल्स में की जो मेम्ब्रेन है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है इसकी,
हम लोग बोले थे कि बाहर वाली लेयर को सार्कोलीमा बोलते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर जो कनेक्टिंग टिश्यू है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जब स्टिमुलेट मिलेगा तो ये पोलराइज हो जाएगी, मतलब ये करंट पास करने की कैपेसिटी रखेगी। एक्साइटेबिलिटी मीन्स कि ये जो मसल्स है ये करंट को पास करने की, ट्रांसफर करने की कैपेसिटी रखेगी, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस प्रॉपर्टी को एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं, कि मतलब इसको अगर हम करंट का डिफरेंस करंट देंगे तो ये डिफरेंस के कारण किसी वजह से स्टिमुलेट करेंगे तो करंट का मूवमेंट होगा। दूसरा कंडक्टिविटी, करंट का मूवमेंट तो होगा, लेकिन ये करंट पूरे मसल्स में मूव करे, ये जो गुण है ये कंडक्टिविटी, माने करंट एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चले, जो भी टेक्निक होगी, मतलब करंट हमने मसल्स को एक पोर्शन में दिया तो एंड वाले पोर्शन तक पहुंचेगी। कंडक्टिविटी माने कंडक्ट हो जाए यहां से वहां की तरफ, ये पूरे मसल्स फाइबर में फैल जाए, तो ये गुण है कंडक्टिविटी। एक तो कि इसमें एबिलिटी है कि डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस करंट मूव करेगी, एक एक्साइटेबिलिटी है। दूसरा है कि कितना तेज फैलेगी, कंडक्शन कितना ज्यादा है, तो इसमें कंडक्टिविटी भी हायर होता है, ये तेजी से फैल जाएगी। और इन कंडक्शन के कारण क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होगी, मतलब संकुचन होने की जो कैपेसिटी है वो होगी। तो संकुचन कब होगा, जब स्टिमुलेट होगी, करंट आएगी, चाहे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चाहे केमिकल फॉर्म में, तो कॉन्ट्रैक्ट होने की इसमें गुण होंगे कि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो सके। तो ये तीन मुख्य रूप से हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। एक है एक्साइटेबिलिटी, माने करंट मूव होने की क्षमता, वो क्षमता की, माने करंट मूव हो सकती है, पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा, करंट जल्दी से चारों तरफ फैल जाए, और तीसरा कि ये करंट फैलने पर संकुचन हो जाए। तो एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, माने संकुचन होने की ये कैपेसिटी है। तो ये तीन गुण है, कैसे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगी, कहीं स्टिमुलेशन मिलेगा, कोई एक एनर्जी मिलेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कोई एक एनर्जी मिलेगी, वो कैसे ट्रांसफर होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टिमुलेट होने का मतलब कि कुछ उसको आपने एक एनर्जी दिया, उत्तेजित किया, तो ये इलेक्ट्रिकली भी हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, थर्मल हो सकता है, केमिकल, कोई भी तरीका हो सकता है कि आप मसल्स को स्टिमुलेट करें। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या करना पड़े, पहले आपको स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट कैसे कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिकली, मैकेनिकली, टेम्परेचर से, या कोई केमिकल से भी हो सकता है। एक तो ये होगा, दूसरा ये होने के लिए एनर्जी चाहिए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए भी एनर्जी, कोई भी फंक्शन होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम लोगों ने नॉर्मल सेल में भी पढ़ा था, उसी तरह इन सेल में भी सारी चीजें होंगी। तो ये मसल्स, पेशी फाइबर में मसल फाइबर, हम लोग बोला था कि ये मसल सेल को मसल फाइबर बोलते हैं क्योंकि लंबाई में बड़े होते हैं। इनमें भी वो सारे गुण होंगे नॉर्मल सेल में होते हैं, इनमें भी ग्लूकोज होगा, ऑक्सीजन होगा, केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम होंगे, और ये सारी चीजें रिएक्ट करके एनर्जी बनाएंगे, जो एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी जनरेट होगी, और ये यूज होगी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। मेन प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होना। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए स्टिमुलेट करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, और ये इस एनर्जी से कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड होंगे। ये अगर एटीपी को, अगर 1 मोल एटीपी को देखेंगे तो एट पेस एंजाइम हाइड्रोलिसिस होगा, तो 1 मोल एटीपी जो है 7.3 किलो कैलोरी हीट जनरेट करेगा, या एनर्जी के फॉर्म में इसको बोल लीजिए। तो ये एनर्जी उत्पन्न करेगा, और यही एनर्जी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में यूजफुल होगी, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी तो होगा नहीं। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो, ये एनर्जी जनरेट होगी इसी मसल्स सेल में स्टिमुलेशन होने के बाद। इन सेल में भी वो सारी चीजें होती हैं, हम लोग कल चर्चा किए थे, साइटोप्लाज्म और ऑक्सीजन, ग्लूकोज। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने के दो तरीके हैं अगर दिया जाना। एक तो वो जिसमें ये मसल्स की लंबाई चेंज नहीं होगी। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन का मतलब ये है
कि इसमें मसल सेल्स जो कंट्रैक्शन होगा, इसमें उसकी जो लंबाई होगी सेल्स की वो चेंज नहीं होगी, बल्कि इस पर जो है ना टेंशन बढ़ जाएगा, पेशी तनाव, मस्कुलर टोनिसिटी, माने उस पे, उस मसल्स पे टेंशन आ जाएगा, लोड आ जाएगा, लेकिन इसकी लंबाई चेंज नहीं होगी। यह संकुचन अस्थि संधि पर गति उत्पन्न नहीं करेगा, मतलब ये जो बोन के ज्वाइंट है वहां पे मूवमेंट जनरेट नहीं होगी, इस मूवमेंट नहीं होगा। जहां पर लंबाई चेंज नहीं होती है तो वहां पे क्या होगा, मस्कुलर टोनिसिटी होगी, जिसको हम लोग पेशीय तनाव बोलेंगे, और वहीं पर ये आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन उसको बोलेंगे। जैसे आप एक जगह खड़े हैं तो आपके लोड की वजह से शरीर में जगह जगह टेंशन है, लेकिन लंबाई बढ़ घट नहीं रही है, या कोई वजन उठा के पर्टिकुलर पोजीशन पे आपने रखा हुआ है, तो रखा हुआ है तो चेंज नहीं हो रही है, मूवमेंट नहीं है, लेकिन उस पर एक टेंशन आएगा जिसको मस्कुलर टोनिसिटी बोलते हैं, पेशीय तनाव। एक केस दूसरा ये है आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें लेंथ चेंज हो जाएगी मसल्स की, मसल्स फाइबर की लेंथ चेंज होगी और टेंशन उतना ही रहेगा, मतलब मस्कुलर जो टेंशन टोनिसिटी है ये चेंज नहीं होगा, इसमें लेंथ जो होती है वो मसल फाइबर की वो चेंज हो जाएगी। तो आइसोटोनिक में चेंज हो जाएगी लेंथ और मस्कुलर टोनिसिटी फिक्स रहेगी, लेकिन आइसोमेट्रिक में लेंथ चेंज नहीं होगी और मस्कुलर टोनिसिटी बढ़ जाएगी। और इसमें क्या, आइसोटोनिक में मूवमेंट होता है, हाथ पैर जो भी ज्वाइंट्स है वहां पे मूवमेंट होता है, आइसोटोनिक में मूवमेंट होगा और आइसोमेट्रिक में मूवमेंट नहीं। ये होता है कंट्रैक्शन मसल्स का। तब ये कैसे होता है, ये कंट्रोल कैसे होती है, तो थोड़ा एक चीज और हम लोग पढ़ लेते हैं। एक यहाँ थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो मूवमेंट होता है ना बॉडी में, पूरे शरीर में हम जिस वॉलंटरी जिस चीज का भी मूवमेंट करते हो या इनवॉलंटरी, ये नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। नर्वस सिस्टम वो है जो, इसमें नर्व सेल, वही मसल्स फाइबर्स में नर्व सेल होती हैं, न्यूरोलीगल सेल्स होती हैं, ये न्यूरोगियल सेल्स, और कनेक्टिंग टिश्यू से बनके ये बनता है नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम क्या है, ये जैसे वहां सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ये सेल भी जो है नर्व सेल क्या करता है, ये भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और इसकी इकाई है न्यूरॉन। तो ये जो न्यूरॉन है ये वायर है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट मूव करती है। इसको फिर से हम डिस्कस करते हैं। ये एक नर्वस सिस्टम है जो पूरी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और भी चीजें कंट्रोल करता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन जो है कंट्रोलिंग सीपीयू है, एक तरह से प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये सीपीयू को इंफॉर्मेशन ले जाना और ले आना कैसे आते हैं, तो नर्व से ये इंफॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए किसी गर्म तवे को टच करते हैं तो हाथ जलता है और एक मैसेज आता है कि पहले हमको ये पता चलता है कि मेरा हाथ जल रहा है, और दूसरा हम हाथ हटाते हैं तो हाथ जलने की इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाती है और हाथ हटाने का ऑर्डर ब्रेन से हमारे पास आता है। तो ये एक तरह का कंट्रोलिंग सिस्टम है। तो ये कौन काम करता है, नर्वस सिस्टम करता है। तो नर्वस सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना है, नर्व सेल है, न्यूरोगियल सेल्स है, ये पैकिंग मटेरियल की तरह काम करती है, और कनेक्टिंग टिश्यू, इन सारी चीजों से मिलकर नर्वस सिस्टम बना है। और इस जो नर्वस सिस्टम है इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन। जैसे वहां हम लोग सेल बोल रहे थे, यहाँ भी न्यूरॉन एक सेल है, ये इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और इसके न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट मूव करता रहता है। तो ये कैसे क्या होता है, ये हम थोड़ा जान आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो न्यूरॉन क्या करते हैं, ये पूरे नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, ये इसमें इलेक्ट्रिकल करंट मूव करती है, और इनमें रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होता है, ये अपने को जनरेट नहीं करते हैं। कोई बेबी बार्न हो गया, जन्म ले लिया तो वो फिक्स है, और शारीरिक वृद्धि के साथ वो अपना आकार ले लेता है, और एक ह्यूमन में 100 बिलियन न्यूरॉन अप्रॉक्स पाए जाते हैं।
ये हम लोग न्यूरॉन इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो ये आदेश आएगा मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए या मूवमेंट के लिए, यही न्यूरॉन जिम्मेदार है। तो न्यूरॉन क्या है? ये न्यूरॉन जो ये मूवमेंट होना है, ये देखिए ध्यान से, न्यूरॉन क्या करता है, थोड़ा आगे पढ़ लें तब इधर हम लोग चलते हैं। एक न्यूरॉन इस तरह का एक शेप है। ये न्यूरॉन जो सेल है नर्वस सिस्टम का, इसको आप देखेंगे तो ये इस तरह का सेल है न्यूरॉन। इसमें क्या होता है कि इसके एक एंड पे बहुत सारे जंक्शन बने होते हैं, ये ब्रांचेस बने होते हैं, इसलिए इनको ब्रांच बोलते हैं। तो ये न्यूरॉन में ये देखिए, ये सेल है, न्यूक्लियस है, इसमें ये जो ब्रांचेस बने हुए हैं सेल के अंदर से डेंड्राइट है, और दूसरी तरफ जो है ये बटन के आकार के बने रहते हैं, और ये जो लंबाई में है उसको एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन। तो ये क्या करता है, यही मैसेज को ब्रेन को ले जाता है या ब्रेन से ले आता है। तो ये नॉर्मली अगर हम अभी बात करें तो दो तरह की बात करेंगे, एक वो न्यूरॉन होगा, एक वो नर्व होगी, ये नर्व्स में सारे एक साथ जुड़े होते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन पेरिफेरियल सिस्टम से, माने बाहरी हिस्से से ब्रेन को ले जाएगी और एक ब्रेन से काम करने के लिए आदेश लेके आएगी। तो जो लेके जाएगी वो एफरेंट नर्व होगी, और जो लेके आएगी वो इफरेंट नर्व होगी। माने ले आने वाले को हम लोग मोटर नर्व भी बोलते हैं, जो लेके आएगी वो मोटर नर्व होगी, और जो लेके जाएगी एफरेंट नर्व, सेंसरी नर्व, माने जो सेंसेशन को क्या करती है, ये जो हम ले जाने के लिए सेंसेशन को ब्रेन तक ले जाना है और आदेश को ले आना है बॉडी पार्ट तक, मसल्स को मूवमेंट के लिए। तो लेके जाने वाले को सेंसरी नर्व बोलते हैं और लेके आने वाले को मोटर नर्व बोलते हैं। तो यही पोर्शन है जो मोटर नर्व के फॉर्म में बॉडी के मूवमेंट के लिए मैसेज ब्रेन से लेके आई। ब्रेन इज द सीपीयू। ये डेंड्राइट क्या करता है, ये डेंड्राइट मैसेज को रिसीव करता है और ये सिनेप्स में एक्सॉन के बाद यहाँ पे दूसरे को ट्रांसफर करता है, चाहे वो मसल्स को करे या दूसरे न्यूरॉन को करे। तो हम लोग ये चीज देख रहे थे यहाँ पर कि जीवित मानव के अस्थि संधि पर गति उत्पन्न हेतु संबंधित पेशियों को आदेश मस्तिष्क देता है। अगर मानव लाइव है तो जो हाथ में या किसी भी ज्वाइंट पर कहीं भी मूवमेंट देना है तो कौन देगा, ब्रेन देगा। ब्रेन कैसे देगा, कोई एक मैसेज, पहले कोई एक इंफॉर्मेशन वो रिसीव करेगा, जो एफरेंट नर्व है, सेंसरी नर्व, जो मैसेज को ट्रांसफर करेगी फ्रॉम पेरिफेरल टू ब्रेन, वो रिसीव करेगा, एनालाइज करेगा, और दूसरी नर्व जो इंफॉर्मेशन, जो ऑर्डर देगी कि आप हाथ को हटाओ, ये करो, वो करो, पहचान, जो भी काम करने को बोलेगा मूवमेंट के लिए, वो देगी नर्व सेल, जो मोटर नर्व देगी। इसको इफरेंट बोलते हैं या मोटर नर्व बोलते हैं। तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मस्तिष्क का आदेश पेशियों को पहुंचाने का कार्य उक्त पेशियों में आने वाले नर्व मोटर नर्व करती है। जो इंफॉर्मेशन ले जाएगी वो सेंसरी नर्व, और जो आदेश लेके आएगी काम करने के लिए वो मोटर नर्व। तो यही मोटर नर्व ब्रेन से मसल्स तक आती है और मसल्स को इंफॉर्मेशन देती है आदेश की आपको ये काम करना है, जल रहा है तो आपको रिमूव करना है, कट रहा, जो भी डिसीजंस है ब्रेन का, वो इस आने वाला नर्व जो मोटर नर्व है इससे मसल्स फाइबर को जाएगा। वहीं पर ये इनर्वेट करती हैं अलग अलग क्वांटिटी में। जैसे ही बोल रहा है कि एक नर्व फाइबर साधारणतया 8 से 20 पेशी नर्व को जाते हैं, पेशी फाइबर्स को जाते हैं, माने मसल्स फाइबर्स को, माने मसल सेल्स हो गई, इनको जाते हैं, और इस डिसीजन के आधार पे आप अपने बॉडी में मूवमेंट करते हैं। तो इसमें किसमें कितना क्वांटिटी है, क्या करना, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें कहने का मतलब ये था कि सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाती है और मोटर नर्व से मसल्स फाइबर को आती है, डिसीजन देती है, ऑर्डर देती है कि आपको ये फंक्शन करना है, हाथ को हटाना है, लेफ्ट मूवमेंट करना है, राइट मूवमेंट करना है, क्यों करना है, ये एनालिसिस के। तो एनालिसिस का काम कौन करता है, ब्रेन। ले जाने का काम कौन करता है, सेंसरी नर्व, जिसको एफरेंट नर्व भी बोलते हैं। आदेश लेने का काम करता है मोटर नर्व करती है, और वो मसल्स और मोटर नर्व ही
मसल्स को डिसीजन देती है, आदेश देती है, उसके थ्रू ब्रेन आदेश देता है कि आप मूवमेंट करो। तो ये यही कहने का ये कोशिश कर रहा है कि मोटर नर्व के थ्रू ब्रेन से मसल्स को ऑर्डर मिलता है फॉर द मूवमेंट। अब ये कहता है कि यहां जहां पर मसल्स है और ऊपर से सेल है, न्यूरॉन है, तो ये आदेश देगा तो एक कंडीशन आएगी कि अंतिम जो न्यूरॉन है वो मसल्स पे जुड़ा रहेगा। जुड़ा मतलब उसके नजदीक रहेगा जो ट्रांसफर करेगा। तो ये जो हम लोगों ने देखा, देखिए ये न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है चाहे इलेक्ट्रिकल या केमिकल में, और डेंड्राइट से एक्जान होते हुए इस एंड तक जहां सिनेप्स लिखा है, यहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कम्युनिकेट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव करता है। लेकिन जहां ये सिनेप्स लिखा है यहाँ पर दूसरा या तो डेंड्राइट आएगा नेक्स्ट न्यूरॉन का, या मसल फाइबर आएगा। तो ये जो आएगा सिनेप्स यहाँ पर ये केमिकली ट्रांसफर करेगा इंफॉर्मेशन को आगे। तो यही डेंड्राइट यहाँ पे क्या करेगा, ले जाएगा मसल सेल्स को। आप ये देखिए, इसी को जैसे देखिए ये एक सेल है, इंफॉर्मेशन यहां से आ रही है, और ये मसल सेल्स है, नीचे वाला मसल सेल है और ये ब्रेन से आ रहा है, और ये लास्ट वाला मान लीजिए न्यूरॉन है, माने स्ट्रक्चर जो फंक्शन न्यूरॉन है वो ये वाला है। यहाँ पर जो बटन टाइप के छोटे छोटे दिए हैं, तो मसल्स फाइबर, ये पूरी लंबा मसल फाइबर या मसल सेल है। तो मसल सेल और न्यूरॉन के एक्जान के जो टर्मिनल है, इनके जो बीच में गैप है, वहां पर न्यूरोमस्कुलर ज्वाइंट है। मतलब जहां पर ये बटन टाइप के, जहां ये ग्रीन दिखाया हुआ है, जहां मसल सेल से न्यूरॉन के एक्जान के नीचे वाले बटन टाइप के पोर्शन कनेक्ट होंगे, इस जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ जंक्शन बिटवीन टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर एंड द मस्कुलर फाइबर। नर्व फाइबर ये है जो ऊपर से लेके आता है, और ये मस्कुलर फाइबर ये है, ये न्यूरॉन है, ये मसल सेल्स है। तो यहां पर एक गैप क्रिएट होगा दोनों के बीच में, और यहां से यहां तक जो ट्रांसफर होगा सिग्नल वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा। लेकिन मसल सेल्स और नर्व सेल, इन दोनों के बीच में ये आपस में सटे नहीं रहते हैं, इनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है। जैसे ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है जो बटन टाइप का दिख रहा था, ये वाला, ये देखिए, ये जो बटन टाइप के दिख रहे हैं जो एंड है, ये अगर इसको देखेंगे तो इसको यहाँ एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये है, ये एक को अगर एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो ये नीचे वाला क्या है, ये मसल्स फाइबर है, और ये नर्व सेल का एंड है। तो इन दोनों, यही ज्वाइंट है, न्यूरोमस्कुलर ज्वाइंट जो है यही है। ये बटन नर्व का है, और ये मसल सेल्स फाइबर इनके हैं। ये जो पोर्शन दिख रहा है एक सिंगल बटन, जैसे ये पूरे को दिख रहा है कि ये मसल सेल्स है और ये ऐसे जुड़े, इनके बीच में गैप होता है। इस गैप को सिनेप्स बोलते हैं, साइनेप्स क्लेफ्ट भी बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो जो ये पहला बटन के तरह का है, ये जो पहला वाला, ये प्री है, ये गैप के ऊपर जो न्यूरॉन का पार्ट है, इसको बोलेंगे प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। ये जो एंड है ज्वाइंट के ऊपर, जो इन दोनों में गैप है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो एक सिंगल बटन का है, इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। और जो ये मसल सेल्स है, ये जहां पर है, इसको बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये पोस्ट सिनेप्टिक है, ये प्री सिनेप्टिक है, और इनके बीच में एक गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और जब ऊपर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, तो यहीं से ये जो है ना ट्रांसमीटर, जो केमिकल फॉर्म में यहां से निकल के इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू मसल सेल्स में गिर जाते हैं, और ये कम्युनिकेट करते हैं। ये जो इसके अंदर, नर्व के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लेकिन यहां पर इस ज्वाइंट पर, न्यूरोमस्कुलर ज्वाइंट पर, केमिकल फॉर्म में ट्रांसमीटर बाहर आते हैं, और ये मसल सेल्स पे जाके जुड़ते हैं, और यहां पर वो अपना काम करते हैं। तो यहां पर ट्रांसफर होता है सिग्नल, इनिशियली नर्व के अंदर,
इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा, लेकिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे केमिकल फॉर्म में ट्रांसफर होगा। ये मसल हो सकता है या ये अगला न्यूरॉन भी हो सकता है। ये अगला तो ये न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है, ये यही बताया गया कि पहले वाले को प्री बोलेंगे, जो नर्व से जुड़ा है, और जो मसल से जुड़ा है उसको पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल, और बीच वाले गैप को क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो यही अपनी किताब में यहां लिखा हुआ है कि मस्तिष्क नर्व के माध्यम से आने वाला आदेश इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। हमने बोला नर्व में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। नर्व और पेशी के जंक्शन, वही नर्व मस्कुलर जंक्शन पर एक विशेष संरचना बनती है। नर्व फाइबर का अंतिम सिरा बटन के आकार का होता है। ये और जो पेशी है मसल से, वो इसे चारों ओर से घेर लेती है। जो बटन के आकार का उसको प्री सिनेप्टिक एंडिंग बोलेंगे, और जो मसल्स वाला है उसको पोस्ट सिनेप्टिक एंडिंग बोलेंगे, जैसा हमने दिखाया। और दोनों के बीच में एक स्पेस होगा, पोटेंशियल स्पेस, इसको साइनेप्टिक क्लैप कहते हैं। तो तीन चीजें ये हम लोग जान ले, जो नर्व के साथ है बटन आकार का वो प्री सिनेप्टिक है, जो मसल्स में है जो रिसीव कर रहा है वो पोस्ट सिनेप्टिक है, और बीच वाले गैप को सिनेप्टिक क्लैप्ट बोलते हैं। और प्री सिनेप्टिक क्लैप माने ऊपर से जो एसिटिल कोलिन नामक हार्मोन गिरता है साइनेप्टिक क्लैप में, मतलब वो यहाँ पर केमिकली ट्रांसफर होगा। क्या निकलेगा प्री साइनेप्टिक एंडिंग से? एसिटिल कोलिन नामक हार्मोन गिरता है, और साइनेप्टिक क्लैप में गिरता है, जो पोस्ट साइनेप्टिक में मौजूद रिसेप्टर उसे रिसीव कर लेते हैं और डिपोलराइज करते हैं। वो यही कह रहा है कि यहां से गिरेगा सिनेप्टिक क्लैप के थ्रू, और मसल्स में आके यहाँ रिसीव होगा, और यहाँ पे डिपोलराइजेशन या पोलराइजेशन की घटना होगी। ये गिरेगा केमिकल फॉर्म में, तो इसीलिए ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला प्री सिनेप्टिक, लास्ट वाला पोस्ट सिनेप्टिक, और बीच में सिनेप्टिक क्लैप। और प्री सिनेप्टिक से गिरता है साइनेप्टिक क्लैप से, और पोस्ट सिनेप्टिक क्लैप रिसीव करता है मैसेज। तो यही कह रहा, क्या गिरता है? एसिटिल कोलिन नामक हार्मोन गिरता है। तो इस तरह ये ट्रांसफर होता है मैसेज ऑर्डर थ्रू इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और बीच में केमिकल फॉर्म में, और यही मूवमेंट कराता है बॉडी में। मूवमेंट कराता है क्योंकि ये आदेश ब्रेन से आता है, मोटर नर्व लेके आती है। अब मूवमेंट कुछ भी हो सकता है, एक एक्सटेंशन मूवमेंट है, एक फ्लेक्शन है, एबडक्शन है, एडक्शन है, और सर्कुम रोटेशन है। फ्लेक्शन का क्या मतलब है? फ्लेक्शन का मतलब ये है कि हम जो दो पार्ट बॉडी के देख रहे हैं उनमें एंगल कम होता जाता है, मतलब वो एक दूसरे के बगल में आते हैं, नियरेस्ट आते हैं। जैसे आप एक पिक्चर और देखिए, इसमें नहीं, इसमें एक्सटेंशन का मतलब है कि जब हमारे हाथ के दो एंगल के बीच में गैप बढ़ रहा हो, एंगल बढ़ रहा हो, तो वो एक्सटेंशन, वो फैलने की कोशिश कर रहा है। और जब वो वापस अपने हाथ की तरफ आ रहा हो तो एंगल कम हो रहा है उन दो जॉइंट्स में, तो वो फ्लेक्शन है। फ्लेक्शन का मतलब कि दो मसल्स के बीच में एंगल कम हो रहा है, और एक्सटेंशन का मतलब कि वो दो मसल्स माने दो जो पार्ट है उनके बीच में एंगल इंक्रीज हो रहा है। एबडक्शन और एडक्शन ये दो मूवमेंट है। अगर हम अपनी बॉडी को देखें सेंटर से, तो सेंटर से अगर दूर कोई पार्ट जा रहा हो तो दैट इज एडक्शन। माने बॉडी की जो मिड लाइन है, या जहां से भी मेजर करें, मिड लाइन से अगर वो दूर की तरफ जा रहा हो तो दैट इज एबडक्शन, और अगर बाहर से मिड लाइन की तरफ आ रहा हो तो दैट इज एडक्शन। ये एक बार हम लोग देख लेंगे, आगे भी है इस मूवमेंट को। मतलब एंगल कम हो रहा हो तो फ्लेक्शन, एंगल बढ़ रहा हो तो एक्सटेंशन, और अगर वो सेंटर लाइन से दूर जा रहा हो तो एबडक्शन, और सेंटर लाइन की तरफ बॉडी के आ रहा है तो एडक्शन। ये मूवमेंट है चार। माने ये चूंकि मसल्स को डिसीजन आएगा ऊपर से कि आपको मूव कराना है, तो ये सारे मोशन हो गए, या तो फ्लेक्शन करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, फ्लेक्शन करेंगे, एबडक्शन करेंगे, या तो सेंटर लाइन से दूर ले जाएंगे या नजदीक। तो इनका ये नाम है, ये नाम है। और सर्कमस्टांसेस की जो सर्कुलर मूवमेंट है आप करते हैं तो सर्कुम रोटेशन
ये बोल रहा है कि ये 5 मुख्य रूप से मोशन है जो आगे, ये गति दिए हुए आगे हम लोग। तो ये हम लोगों ने न्यूरॉन देखा और ये मूवमेंट देखा। न्यूरॉन की जो वो है मूवमेंट की, न्यूरॉन क्या होता है कि ये जो न्यूरॉन है हाँ, ये न्यूरॉन हम लोगों ने बोला था कि ये जो न्यूरॉन को अगर आप देखेंगे तो ये पोर्शन को सेल बोलते हैं, ये सेल वाला पोर्शन है, और ये डेंड्राइट है जो ब्रांचेस के फॉर्म में है, और ये वाला जो लंबा पोर्शन है वो एक्सॉन है। यहां पर क्या है कि अगर इस पर कोई सीट चढ़ी, अगर सीट नहीं चढ़ी है, न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है कि प्राथमिक कार्य इलेक्ट्रिकल चार्ज को प्रवाहित करते रहना है, और जो बॉडी में सेंसेशन को ले जाएगा ब्रेन को, एनालिसिस और इंटीग्रेशन होगा। तो ये हो गया न्यूरॉन। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो माइलेटेड है, नॉन माइलेटेड और माइलेटेड न्यूरॉन, अगर एक्सॉन पे माइलेटेड सीट लगी हुई है, एक्सॉन क्या है, एक नर्व कोश की लंबी संरचना है जो कोश के साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन है। वो हेड से एक्सटेंशन है, आपने देखा हो लंबाई में। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली मड़ी है जिसे एक्सोलिमा बोलते हैं। ये एक्सॉन को सुरक्षा प्रदान करती है। इस झिल्ली के दोनों ओर मौजूद तरल आयन और विद्युत विभवांतर पैदा करके, माने इस झिल्ली के दोनों तरफ जो फ्लूइड है या आयंस है, ये क्या करते हैं, वोल्टेज डिफरेंस जनरेट करते हैं, और कंडक्टिविटी के गुण के कारण इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है। ये नॉन माइलेटेड है। अगर इसके ऊपर कोई सीट चढ़ी रहती है तो उसको माइलेटेड न्यूरॉन बोलेंगे, और अगर सीट नहीं चढ़ी है तो ये नॉन माइलेटेड न्यूरॉन होंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जब एक्सॉन एक कुचालक तत्व माइलिन कोशिकाओं से पूर्ण लंबाई में ढका रहता है तो उसे माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। और माइलेटेड में जो करंट होती है उसका स्पीड ज्यादा होता है। माइलेटेड न्यूरॉन में विद्युत आवश्यकता नॉन माइलेटेड से ज्यादा होती है, यानी माइलेटेड में ज्यादा आपको मिलता है। ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो मूवमेंट है इस तरह है, और कार्य हम लोग देखे ही थे कि ये करता क्या है, करंट को मूव करता है, इंटीग्रेशन और एनालिसिस ब्रेन करता है। नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन को छोड़ के बाकी सभी अंगों प्रत्यंगों पर कार्यशैली पर नियंत्रण रखता है। एंडोक्राइन पे नियंत्रण नहीं रखता, शेष के बाहर के अंगों में ये नियंत्रण रखता है। तो इस हिसाब से इसको पढ़ना है। जैसे नर्वस सिस्टम दो है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। वॉलंटरी में और इनवॉलंटरी में ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है। ये तो ये था न्यूरॉन, जिसको हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो हम लोग बात कर सकते हैं। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत है। समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और उसके साथ साथ हमारी फैकल्टी भी है। किसी को पूछना नहीं है? आभाजान मैडम, गरिमा बिष्ट मैडम। नहीं सब बढ़िया क्लियर है, लेकिन थोड़ा और दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा तो अच्छे से वैसे क्लियर है सारा। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। यही वाला जो है जिस बताया था कि कैसे फंक्शन होता है, ये थोड़ा सा देखिए, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना, मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि देखिए ये क्या है कि जब ये न्यूरॉन सेल है और ये मसल सेल्स है। मसल्स को एक्ट करने के लिए, कोई भी गति करने के लिए आदेश चाहिए कि हमको क्या करना है। फ्लेक्शन करना है, एक्सटेंशन करना है, एबडक्शन करना है, एडक्शन करना, कौन सी मूवमेंट करनी है, तो मसल्स को मूवमेंट कब करना पड़ेगा। जैसे हम किसी भी चीज को टच करते हैं और मान लीजिए वो बर्न हो रहा है, जल रहा है, तो जब वो जल रहा है हमको ही पता चल गया। तो पता कैसे चला? सारी एनालिसिस कौन करता है? ब्रेन करता है। तो ब्रेन को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, और तब ब्रेन आदेश देगा कि आगे का एक्शन ये है। मतलब जो पेरिफेरल है, जो बाहर है,
हम बाहरी सेंसरी, जब हमारे जैसे अगर हाथ है, हाथ हमने कहीं पे रखा तो ये सेंसरी ऑर्गन है, वो जलता हुआ अगर हाई टेम्परेचर को फील करेगा तो वहां से सेंसेशन जाएगा। जो ये नर्व सिस्टम है, जो एफरेंट नर्व है, सेंसरी नर्व सिस्टम, ये मैसेज को ले जाएगी और ब्रेन को बताएगा कि जल रहा है। हाँ, जो भी हो रहा है। अब ब्रेन एक एनालिसिस करेगा कि यार ये जल रहा है, आपको हाथ को हटाना है। तो हाथ बहुत कम समय में होता है, तो हाथ को हटाने के लिए क्या करेगा, वो आदेश लेके आएगा। तो आदेश ले आने वाली जो नर्व होती है उनको मोटर नर्व बोलते हैं या इफरेंट नर्व बोलते हैं, जो डिसीजंस ले आती है। नॉर्मली ये पेरीफेरी की तरफ ले आती है कि भैया तुम हाथ को हटा लो। सेंसरी नर्व ब्रेन को मैसेज देती है और मोटर नर्व ले आती है, संवेदी बोलते हैं, और ये आदेश करने वाला मोटर नर्व। तो अब मोटर नर्व आदेश कैसे ले आएगी या सेंसरी नर्व मैसेज कैसे ले जाएगी? तो जो भी ले जाने के लिए, जैसे यहां पर हम लोग आदेश मान लीजिए आ रहा है, तो कैसे आएगा? तो जो ये नर्व सिस्टम है, इसमें देखिए जो नर्व सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से एक न्यूरॉन पार्ट होता है। ये न्यूरॉन, ये क्या है? छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये जो न्यूरॉन सेल है, जैसे नॉर्मल हम लोग सेल पढ़ते हैं वैसे ही भी एक सेल है, और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्व सिस्टम का। यही मुख्य रूप से जिम्मेदार है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का। तो इसका शेप कैसा होता है? ये एक शेप दिख रहा है, एक हिस्से में ये जो ब्रांचेस निकली होती है इनका नाम डेंड्राइट है, और बीच में एक लंबी ये है फाइबर्स एक्सॉन के नाम से, और एंड में आके बटन के हिसाब में, बटन की तरह ये अलग अलग ब्रांचेस में बंट जाती है। यही है न्यूरॉन। और बीच में जो ये एक्सॉन है, यहां पर क्या कि डेंड्राइट के इस हिस्से में ये इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में वो कलेक्ट करता है। रिसीव कौन करता है? डेंड्राइट। और ये यहां से ट्रांसफर करके अपने दूसरे हिस्से में ले जाता है। तो यहाँ सिनेप्स लिखा है जो बटन के आकार का है एक्सॉन के थ्रू, यहां तक तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कम्युनिकेट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल चला जाता है। लेकिन चूंकि ये अगला न्यूरॉन इससे डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, इनके बीच में एक गैप होता है। मान ली कि यहाँ दूसरा डेंड्राइट आएगा, मान ली कि एक्सॉन न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर एक दूसरा डेंड्राइट आएगा, लेकिन वो इसे सटा नहीं रहेगा, इसके बीच में कुछ एक गैप होगा, एक गैप होगा। तो चूंकि वो गैप होगा इसलिए इलेक्ट्रिकली वो ट्रांसफर नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर होने के लिए जुड़े रहने की जरूरत है। तो ये केमिकल फॉर्म में यहाँ ये सिग्नल ट्रांसफर होगा। जो यहाँ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर हुआ था पूरी बॉडी में, वो दूसरे में जाने के लिए केमिकल फॉर्म में ट्रांसफर होगा। तो यहां जहां जुड़ने की कोशिश करेगा, जुड़ेगा नहीं, इस ज्वाइंट को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये क्या है कि ये वो न्यूरॉन है जिसको हम लोग दिखाए थे, इधर डेंड्राइट है और इधर ये एक्सॉन है, और ये बटन टाइप के हैं जो यहाँ पर इसे अब मसल्स को इनको आदेश देना है, तो मसल्स और ये आपस में जुड़े नहीं रहेंगे, लेकिन इनके बीच में ट्रांसफर होना है, कम्युनिकेट होना है। तो इस जंक्शन का नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और वो गैप छोटा सा होगा, बहुत छोटा एक गैप होगा। वो हमको लगता है ये माइक्रोन में कुछ गैप यहाँ डिफाइन है। तीस माइक्रोन या कितना है यहाँ, चलिए कहीं दिखने देखेंगे 30 माइक्रोन के आसपास का गैप है शायद वो, तो अभी वो कहीं पढ़ा था मैं। तो ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मतलब ये नर्व न्यूरॉन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है, वो ट्रांसफर करेगा मसल्स को, क्योंकि आपने फिर सेंसरी नर्व ने मैसेज दे दिया कि हाथ जल रहा है, तो हाथ को हटाना है। तो ये हाथ का मान लीजिए मसल्स है, मसल फाइबर है, मसल सेल है। तो ये क्या करेगा, यहां पर ट्रांसफर करेगा। कैसे करेगा? तो इस दोनों के बीच में एक गैप होगा। पहले तो जहां ट्रांसफर करेगा उसका नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन मसल्स को ट्रांसफर करेगा, तो इसलिए इसका नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
और इनके बीच में क्या होगा, एक गैप होगा। ये आप गैप को आप देखेंगे, मान लीजिए ये वाला देखिए, ये अलग अलग बटन टाइप के बने हुए जो हम लोगों ने बात किया था, ये देखिए, ये जो एक्सॉन के एंड है बटन टाइप के हैं, और यहीं पर आके ये मसल सेल है, नीचे वाले जो है ये मसल सेल है। एक को अगर एक्सपेंड करके दिखाया गया कि देखिए ये मसल सेल है और ये इस शेप में होता है, तो जो ये पिंक वाला दिख रहा है थोड़ा सा या पर्पल, ये वही है मसल सेल्स का सार्कोलीमा है, एक्सटर्नल लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू, और ये है वो बटन टाइप का। तो इन दोनों के बीच में एक गैप है, इस गैप को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक। ये सिनेप के साइनेप्स के पहले है, तो प्री सिनेप्टिक हो गया, और नीचे वाला चूंकि बाद में है तो पोस्ट सिनेप्टिक हो गया। तो जो एक्सॉन का पोर्शन होगा वो प्री सिनेप्टिक होगा, क्योंकि वो ट्रांसफर करेगा, और रिसीव कौन करेगा, मसल सेल, तो इसको पोस्ट सिनेप्टिक बोलेंगे। यहाँ मसल सेल की जगह दूसरा डेंड्राइट भी हो सकता है, ये मसल सेल जो है यहाँ पे दूसरा डेंड्राइट भी हो सकता है, क्योंकि वो भी ट्रैक करेगा, लेकिन इनमें डायरेक्ट टच नहीं होता है, ये इनमें गैप होगा। तो इसी गैप को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। गैप का नाम सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। तो तीन चीजें हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, एक जो ट्रांसफर करेगा, एक जो ट्रांसफर लेगा, और दूसरा वो मीडिया जिसके थ्रू ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपस में टच नहीं है। इसीलिए ये यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो दिख रहा है, सिनेप्टिक वेसिकल्स जो दिख रहे हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। ये केमिकली फॉर्म में ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू गिरते हैं, जो कोलिन एसिटिल वो था ना लिक्विड, उस लिक्विड को यहाँ पे गिरता है। एसिटिल कोलिन नामक हार्मोन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में गिरता है। कब, जब कोई कम्युनिकेशन होगा, कोई आदेश होगा, जब ब्रेन से कोई आदेश आएगा तो वहीं से एसिटिल कोलिन नामक हार्मोन गिरता है। कहाँ गिरता है, इसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, और फिर वो रिसीव करता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो ये बना हुआ है, ये उसको रिसीव करता है। तो यही है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। प्री माने देने वाला, पोस्ट माने लेने वाला, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट माने गैप है जिसके थ्रू वो आता है। तो यही है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ट्रांसफर करता है, आदेश देता है मसल्स को कि आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, सर्कुलर मोशन, ये कुछ भी हो सकती है। वो होने के लिए मैसेज यहाँ केमिकली ट्रांसफर करेगा और एक्सॉन के अंदर इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर करेगा। तो यही ट्रांसफर करेगा। जो न्यूरॉन मैसेज को ले जाती है, जो नर्व, वो सेंसरी नर्व है, सेंसेशन देती है ब्रेन को, ब्रेन एनालिसिस करके मोटर नर्व के थ्रू वापस मसल्स को या ब्रेन को, नर्व न्यूरॉन को देता है कि आपको ये मूवमेंट करना है। तो ऑर्डर देता है। क्लियर हो रहा है? जी जी सर। तो ये है, तो ये है, और उसको थोड़ा और भी डिफाइन करेंगे तो अलग अलग तरीके से बहुत सारा है, लेकिन हम लोग इतना समझे कि ये पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, और ये है ना, ये डेंड्राइट के वही एक शेप है, डेंड्राइट है, ये न्यूक्लियस है, इसको सोमा बोलते हैं इस बॉडी पोर्शन को, और ये एक्सॉन है, और ये एक्सॉन टर्मिनल है जहाँ पे बटन टाइप के बने हुए हैं। तो एक्सॉन ही हमारी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्व सेल की, और यही ये ट्रांसफर मीडिया करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए साइज रफली देखिए, पोस्ट सिनेप्टिक का बोल रहे थे ना, 30 नैनोमीटर है। ये जो गैप है सिनेप्टिक क्लेफ्ट का 30 नैनोमीटर है। 10 टू द नैनो माने 10 टू द पावर -9। तो ये इतना मिनिमम गैप रहता है जिसे ये ट्रांसफर होता है और ये रिसीव कर लेता है, इसे कम्युनिकेशन होता है। ये हम बोले थे कि दो तरह की नर्व होंगी, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया थोड़ा वॉलंटरी सिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है। चलिए, ये थोड़ा सा कठिन है, तो एक दो बार इसको हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, है ना? तो जी सर, अच्छे से आएगा। सर है क्या? जी हम हैं। तो यहीं तक रखते हैं, हाँ ठीक ठीक। क्योंकि आगे जो है और भी है वो, क्योंकि इतना भी समझने के लिए आगे नर्वस सिस्टम है, बाकी चलेगा। हाँ, तो नर्वस सिस्टम फिर करेंगे हम लोग, क्योंकि ये
न्यूरॉन का फंक्शन वही हम लोग समझ लिए, न्यूरॉन। हम नर्वस सिस्टम फिर से करेंगे क्योंकि ये थोड़ा और टिपिकल है। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। तो संजय गवंडी जी का स्वागत है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के। तो इसमें हम लोग का ये चैप्टर जो है लोकोमोटर सिस्टम का जो बोन और जो मसल्स हैं उन पर और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कैसे फंक्शन होता है ये हमको क्लियर हुआ, और यारी जी ने बढ़िया से उसको एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग दोबारा जब पढ़िएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, और धीरे धीरे जब नर्वस सिस्टम को पढ़ने शुरू करेंगे तो थोड़ा सा और भी क्लियर होता जाएगा। और नर्वस सिस्टम की जो भी क्लासेस होंगी वो 2 तरह से होंगी। एक तो क्लास होगी जो ट्रीटाइज जो सेमेस्टर 2 का क्लास है उसमें चरक 3 है, उस पर चर्चा होगी। तो वो एक तो वो कंसेप्ट है कि मतलब चरक 3 को भी हम लोग ले। चरक 3 में भी ब्रेन का डिस्क्रिप्शन है, नंबर 1। नंबर 2 सेमेस्टर 3 में बीएचबी में नर्वस सिस्टम है या लोकोमोटर सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों का, यानी ये पूरा का चैप्टर तो हम लोग जो सिस्टम जब भी पढ़ेंगे तो चरक 3 के रेफरेंस चरक 3 और बीएचबी के चैप्टर 11 के संदर्भ में भी चीज पढ़ेंगे। तो क्लासेस अगली जब भी होंगी नर्वस सिस्टम की तो वो सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 दोनों के लिए संयुक्त रूप से होंगी, और वो हमारी अधिकांश जो होंगी वो समवायी शिक्षा में होंगी, ओपन टू ऑल नॉर्मली, क्योंकि वो चैप्टर दोनों चीजों के लिए है। तो उसको बढ़िया समझने के लिए सारे लोग रहेंगे और बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, तिवारी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने खेमका जो ये कंसेप्ट जो है ये चैप्टर 11 वाला वो क्लियर किया। खेमका सर को इसलिए धन्यवाद देते हैं कि अगर उनका ये स्थापना नहीं होती तो शायद हम लोग इस जगह पर बैठ भी नहीं पाते, और इस विधा को जो हमारी इक्विप्रेशर विधा को उसको समझने के लिए भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मॉडर्न साइंस को भी थोड़ा बहुत समझते रहें, ताकि इनमें कोई चीज मालूम होती है तो हम एप्लीकेशन पार्ट जो है अपना आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर या चाइनीज एक्युप्रेशर के माध्यम से करते हैं। तो हम लोग अपने ज्ञान को, जो भी हमारे पास ज्ञान हो, उस ज्ञान को ट्रांसफर जरूर करें, रोके नहीं, और अपने ज्ञान को बढ़ाते भी रहें। दोनों उद्देश्य होना चाहिए ताकि पीड़ित मानवता को राहत मिले। जितना भी आप ज्ञान अर्जित करेंगे वो ट्रांसफर करेंगे, वो और जगह जाएगा और एक पूरी चेन बनेगी, और तभी खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी इसको विराम देते हैं। फिर हम लोग 5 मिनट बाद आते हैं और फिर हम लोग मानव शरीर विज्ञान पर ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक थैंक यू सर। थैंक यू।